नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे एक बंद होने की कगार पर खड़ी एक बड़ी ब्रांड आज ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ ग्रो कर रही है। क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी और इंडियन बिजनेसेस के लिए उसमें से क्या लेसन हो सकते हैं। ये कहानी है रॉयल एनफील्ड की। साल 2000 का है। एक बोर्डरूम में मीटिंग चल रही है। टेबल पर एक ऐसा फैसला रखा है जो शायद रॉयल एनफील्ड की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। बिजनेस को बेच दिया जाए या बंद कर दिया जाए। कंपनी मुश्किल से करीब 2000 मोटरसाइकिल्स हर महीने बेच रही थी, जबकि प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 6000 यूनिट्स की थी। लॉसेस बढ़ रहे थे और प्रॉब्लम सिर्फ सेल्स की नहीं थी। कस्टमर इंजन सीजर, केबल फेलियर, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम और ऑयल लीकेज जैसी रिलायबिलिटी इश्यूज की शिकायत कर रहे थे। ब्रांड के पास पैशनेट फैंस तो थे, लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया से बिजनेस नहीं चलता। इसी समय सिद्धार्थ 26 साल के सिद्धार्थ लाल कहते हैं, रॉयल एनफील्ड को एक मौका दीजिए। और यहीं से शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी स्टोरी की, क्योंकि उनके सामने आसान सॉल्यूशन था। मार्केट में जो सक्सेसफुल मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, उनकी तरह लाइटर, फास्टर और मेन स्ट्रीम बाइक्स बनाओ। बेसिकली अपने कंपटीशन को कॉपी करो। लेकिन यहाँ रॉयल एनफील्ड ने अपना पहला बड़ा स्ट्रेटेजिक चॉइस किया। उन्होंने पूछा, हम होंडा, यामाहा या दूसरे ब्रांड बनने की कोशिश क्यों करें। हमारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। यही आता है स्ट्रेटजी का पहला सवाल। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। रॉयल एनफील्ड के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी में शायद सबसे मजबूत पोजीशन नहीं थी, उनके पास स्केल भी नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ और था। वो थी हिस्ट्री, डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन और एक अनमिस्टेकेबल राइडिंग कैरेक्टर और एक पैशनेट कम्युनिटी। प्रॉब्लम यह थी, कैपेबिलिटीज़ वैल्यूबल तो थी, लेकिन पुअरली ऑर्गेनाइज थी। एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटजी के लैंग्वेज में इसे आप VRIO फ्रेमवर्क से देख सकते हैं। ब्रांड हेरिटेज वैल्यूबल था, रेयर था। कॉम्पिटिटर ओवरनाइट उसकी हिस्ट्री को इमिटेट नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उस एडवांटेज को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार नहीं थी। इसको आसान भाषा में समझें तो VRI तीनों थे, परंतु ओ कमज़ोर था। तो रॉयल एनफील्ड ने हेरिटेज नहीं हटाई, उनने उन्होंने अपने आसपास का बिजनेस का इकोसिस्टम सुधारना स्टार्ट किया। उन्होंने काम किया अपनी रिलायबिलिटी पे, इंजीनियरिंग पे, सप्लाई चेन पे, डीलर नेटवर्क, सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें से स्ट्रेटेजिक लेसन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हेरिटेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी है जब मॉडर्न कस्टमर एक्सपीरियंस उसे सपोर्ट करे। यानी पुराना होना एडवांटेज नहीं है, रिलेवेंट लेना रहना एडवांटेज है। अगला सवाल रॉयल एनफील्ड ने खुद से पूछा, रॉयल एनफील्ड कॉम्पीट कहाँ करेगी, पूरे मोटरसाइकिल मार्केट में। उन्होंने जवाब था, नहीं। यही कंपनी का दूसरा बड़ा डिसीजन आया, फोकस स्ट्रैटेजी। रॉयल एनफील्ड ने ब्रॉडली मिड साइज मोटरसाइकिल स्पेस पर फोकस किया, या उन्होंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की ताकि वो पूरे मोटरसाइकिल सेगमेंट में करें। ये ऐसा सेगमेंट जहां मोटरसाइकिल कम्यूटर बाइक से ज़्यादा एस्पिरेशनल हो, लेकिन बड़ी प्रीमियम हैवीवेट बाइक मोटरसाइकिल जितनी इंटीमिडेट या एक्सपेंसिव ना हो। यहाँ कंपनी ने एक गैप देखा जहाँ पे बड़ी बाइक को बना सकते हैं लेकिन एक्सपेंसिव ना हो, और धीरे धीरे पोजीशनिंग बनी। सिंपल मोटरसाइकिल्स, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, एक्सेसिबल परफॉर्मेंस और राइडिंग एज एन एक्सपीरियंस। यानी उन्होंने यह नहीं कहा हम दुनिया की बेस्ट मोटरसाइकिल हर कैटेगरी में बनाएंगे, हम अपनी कैटेगरी में अपनी रिलेवेंट बाइक बनाएंगे। यह था उनका महत्वपूर्ण डिसीजन। इंडियन बिजनेसेस के लिए यहाँ एक अनकंफर्टेबल लेसन है। बहुत से मैन्युफैक्चरर प्राउडली कहते हैं, सर हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी ये पूछती है आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रांड पोजीशनिंग दोनों एक चीज़ नहीं है। अगर आप हर कस्टमर के लिए सब कुछ बना सकते हैं तो आप शायद किसी कस्टमर के लिए डिस्टिंक्टिव नहीं हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड को जल्दी समझ आया, पोजीशनिंग अलोन पर्याप्त नहीं है। अगर आपको ग्लोबल ब्रांड बनना है तो कैपेबिलिटी भी ग्लोबल लेवल की चाहिए। 2015 में रॉयल एनफील्ड ने ब्रिटिश मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट हैरिस परफॉर्मेंस को एक्वायर किया। 2017 में टेक्नोलॉजी सेंटर खुला, जहां इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, टेस्टिंग और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पर डेडिकेटेड टीम्स काम करने लगी। ध्यान दीजिए, उन्होंने केवल फैक्ट्री कैपेसिटी नहीं खरीदी, उन्होंने खरीदी तो कैपेबिलिटी। यह स्ट्रेटेजिक बुक की लैंग्वेज में डायनेमिक कैपेबिलिटी कहलाती है। मार्केट बदल तो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कैपेबिलिटी को भी रिन्यू करें। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट बदलने लगा। हिमालयन जैसे प्रोडक्ट केवल यह सोच कर नहीं बने कि हमारे पास इंजन है, इसे किस कंट्री में बेचें। इसके पीछे सोच यह है थी कि
राइडर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ऐसी एडवेंचर मोटरसाइकिल कैसे बनाई जाए जो रफ टेरेन के लिए प्रैक्टिकल हो। फिर इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650 आई मार्केट में, जहां मॉडर्न इंजीनियरिंग को रॉयल एनफील्ड की एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी के साथ कंबाइन किया गया। यानी कंपनी ने अपनी आइडेंटिटी को अबंडन नहीं किया, उसने आइडेंटिटी को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी दी। अब कहानी इंडिया से बाहर आती है और यहाँ एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक रॉयल एनफील्ड को अवॉइड करती है, हर कंट्री को सेम तरीके से ट्रीट करना। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में दो सवाल अलग होते हैं, वेयर टू कम्पीट एंड हाउ टू एंटर। ये दो बड़े सवाल शुरू में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2015 में रॉयल एनफील्ड ने नॉर्थ अमेरिका में अपना पहला डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडरी एस्टैब्लिश किया। बाद में अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में लोकल असेंबली और CKD ऑपरेशन भी विकसित हुए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस केवल प्रोडक्ट कंटेनर में डालकर भेजने का नाम नहीं है। जैसे जैसे मार्केट इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, सर्विस चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, लोकल कस्टमर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कभी डिस्ट्रीब्यूशन सही एंट्री मोड है, कभी डायरेक्ट प्रेजेंस सही एंट्री मोड है, तो कभी लोकल असेंबली। यही क्वेश्चंस हम लोग आंसर करते हैं। यही मार्केट सिलेक्शन और एंट्री मोड स्ट्रेटजी है। और फिर आता है स्ट्रेटजी का सबसे डिफ़िकल्ट हिस्सा, स्ट्रेटजी इन एक्शन। पावर पॉइंट पर ग्लोबल ब्रांड बनाना आसान है, बोर्ड रूम में बैठकर हम कुछ भी लिख के बता सकते हैं कि भी ऐसे हम लोग ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड पर जब मोटरसाइकिल कस्टमर खरीदने जाएगा तो वो पूछेगा, सर्विस कहाँ मिलेगी, पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, वारंटी कौन संभालेगा, लोकल कम्युनिटी कहाँ है, इसका एक्सपीरियंस कहाँ है। इसके लिए रॉयल एनफील्ड ने केवल सिर्फ मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट नहीं करी, उन्होंने अपना रिटेल प्रेजेंस, सर्विस कम्युनिटी, राइड्स और लोकल मार्केट इकोसिस्टम बिल्ड किया। आज कॉन्ट्रास्ट देखिए, जिस बिजनेस को 2000 में बंद करने पर विचार हो रहा था, रॉयल एनफील्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 1.2 मिलियन से अधिक मोटरसाइकिल्स बेची, जबकि इंटरनेशनल सेल उसी साल 23% बढ़ी। लेकिन यहाँ हमें कहानी को ओवर सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए। रॉयल एनफील्ड का बड़ा मार्केट अभी भी इंडिया है, इससे यह कहना गलत होगा कि ग्लोबल जर्नी कंप्लीट हो गई है। यह अभी भी इंटरनेशनल स्केल अप इन प्रोग्रेस है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेसन इंडियन बिजनेसेस के लिए बहुत क्लियर है। रॉयल एनफील्ड ने ग्लोबल बनने के लिए पहले दुनिया में बायर्स नहीं खोजे, उन्होंने पहले अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन समझी, फिर डिसाइड किया कि किस सेगमेंट में कम्पीट करना है, स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या होनी चाहिए, फिर अपनी वीक कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन किया, VRIO और डायनामिक कैपेबिलिटी को फिर से सही प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए, सही मार्केट चुने, सही एंट्री मोड्स बनाए और अंत में स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूशन में बदला। यही डिफरेंस है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में। ट्रेड वांटेज में हमारा पहला सवाल यह नहीं होता कि हम फॉरेन बायर्स कहाँ मिलेगा, ना ही हम इसका जवाब देते हैं। हमारा पहला सवाल यह होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, आप किस कस्टमर के लिए डिस्टिंक्टिव हैं, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस एडवांटेज को डिलीवर करने के लिए तैयार है, और किसी इंटरनेशनल मार्केट में एडवांटेज वास्तव में वैल्यूएबल होगा या नहीं। क्योंकि ग्लोबल ब्रांड तब नहीं बनता जब आपका प्रोडक्ट पहली बार कंपनी से बाहर आता है। ग्लोबल ब्रांड तब बनना शुरू होता है जब फॉरेन कस्टमर्स के पास आपको चुनने के लिए एक क्लियर स्ट्रेटेजिक रीजनिंग होती है। और शायद रॉयल एनफील्ड की कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है, दुनिया जीतने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस बैटलफील्ड में जीतना चाहते हैं और किस में नहीं। थैंक यू।